हेलो मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों। हमने 6 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर दिया है इतिहास का। अब हम 7वां की ओर आगे बढ़ेंगे। और हमारे लिए हिंदी में पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारा मूल जो भाषा है वो अंग्रेजी नहीं है। तो हम समझने का कोशिश करेंगे हिंदी में, पर क्योंकि आंसर राइटिंग इंग्लिश में ही करना है तो हम बीच में अंग्रेजी भी घुसाएंगे। ठीक है ना? तो इस चैप्टर में हम लोग राज्य से साम्राज्य बनने तक का सफ़र के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने केव्स में रहे हुए व्यक्तियों के बारे में जाना, फिर छोटे मोटे राज्य के बारे में जाना, जैसे वाजी और वैशाली के किंगडम हो गए। पर अब हम यहाँ पे एम्पायर्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि हो गया मुगल एम्पायर, जैसे कि हो गया मराठा एम्पायर, जैसे कि हो गया मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है समझाने के लिए कि रोशन गलत लिखा हुआ है, वो एक बच्ची है। रोशनी एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका जन्मदिन होता है। तो उसके दादाजी ने उसको करारे करारे नोट दिए होते हैं। उसको जो है उन नोट से नए सीडीज खरीदने थे। साथ ही साथ वो नए नए नोट्स को देखना भी चाहती थी, पढ़ना परखना भी चाहती थी। तो जब उसने उस नोट को खोल करके देखा तो उसमें वो हंसते हुए गांधी जी दिखाई दिए। वो तो उसे समझ में आ गया कि वो गांधी जी है, पर उसे ये समझ में नहीं आया कि उसमें तीन नहीं, चार छोटे छोटे जो लायंस है वो किस बात के लिए, शेर क्यों बनाया गया वहां पे। वो कंफ्यूज थी। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, वो शेर आपने भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अपने माँ बाप से छोटे छोटे सिक्के ले आओ। सिक्के में भी दिख जाएगा या फिर नोट पे भी दिख जाएगा लायन कैपिटल। ठीक है ना? तो ये जो लायन कैपिटल है इसका कंसेप्ट आया कहाँ से? ये लायन कैपिटल जो है अशोका का मौर्यन एम्पायर से आया। अशोका ने कह करके ये बड़े से पत्थर को कार्व आउट करवा करके उसको स्ट्रक्चर दे करके ये लायन कैपिटल बनाया था, जिसमें अशोक के नाम पे अशोक चक्र है। साथ ही साथ 3 शेर भी है ऊपर में, जैसा कि इस फोटो में आपको दिख रहा होगा। ये जो फोटो है ये है लायन कैपिटल। और इसे जो है सारनाथ में प्लेस किया गया। सारनाथ में, सारनाथ कहाँ पे? जहाँ पे गौतम बुद्ध का पहला सरमन दिया गया था। पहला टीचिंग गौतम बुद्ध का सारनाथ में ही था, जो कि आज के रिसेंट डे यूपी में लाई करता है। ठीक है, अब हम इससे पहले कि आगे बढ़े हम ये जानेंगे कि जो किंगडम है, जो अशोका का जो किंगडम है उसको हम लोग एम्पायर क्यों कहते हैं, मॉडर्न एम्पायर क्यों है? अशोका का एक बहुत बेसिक सा हिस्ट्री है कि अशोका जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने सुना होगा, आपने सीरियल्स में भी देखा होगा, वो चंद्र नंदिनी करके एक सीरियल आता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट करने वाले उनके गुरु थे जिनका नाम था चाणक्य या कौटिल्य। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कौटिल्य नीति के बारे में या चाणक्य के बारे में, और चाणक्य की स्टोरीज बहुत फेमस है। चाणक्य का एक आइडिया है, एक किताब है जो आज तक बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। वो किताब आज भी बहुत फेमस है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी तो ठीक है, मतलब मौर्यन एम्पायर तो ठीक है, लेकिन मौर्यन डायनेस्टी क्या है? डायनेस्टी क्या होता है? डायनेस्टी का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य जहाँ पे जो रूलर्स है वो फैमिली के ही बनते हैं, वन आफ्टर अनदर। एक मर गया तो उसका बेटा बन गया, या उसका भाई बन गया, या उसका बेटा बन गया। तो ये जो है ऐसा जो सेट ऑफ रूलिंग्स है इसको डायनेस्टी बोलते हैं। जैसे चंद्रगुप्त का था, चंद्रगुप्त के बेटे का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक, अशोक के बेटे का नाम था बृहद्रथ। तो ऐसे करके ये जो है एक सेट ऑफ, क्या बोलते हैं, रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि एम्पायर होता क्या है। तो एम्पायर जो है, साम्राज्य जो है, वो अनेक राज्यों से मिल करके बनता है। देयर आर मल्टीपल राज्य जो ज्वाइन करते हैं और मिल करके बनाते हैं एम्पायर। ठीक है, दिस इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। तो ये जो एम्पायर में अनेक अनेक शहर थे, उसमें से कुछ शहर के नाम है पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। पाटलिपुत्र जो है वो बिहार में, आज के रिसेंट डे बिहार में, जो कि आपको मालूम ही होगा। ठीक है, जो उज्जैन है, जो तक्षशिला है, तक्षशिला जो है आज के पाकिस्तान में लाई करता है। ये जो है ना, ये यहाँ पे लाई करता है। और जो उज्जैन है वो नॉर्थ से साउथ जाने के रास्ते में बीच में पड़ता है। ये रहा उज्जैन, ये शायद एमपी के रीजन में पड़ता है उज्जैन। इन अदर एरियाज देयर वेर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। बाकी सारे जगहों पे फार्मर्स या हर्डर्स रहते थे, लेकिन ये जो 3 मेजर सिटीज़ है
यहाँ पे मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, क्राफ्ट पर्सन ये सब रहते थे जो मेन फ्रेम सोसाइटी में बिलोंग करते, ठीक है। देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। वहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग रहते थे जो कि खाना पकाने के लिए जानवरों को मारते थे, एज इन खाना, और वो लोग अलग अलग भाषाएं कहते थे, ठीक है। ये जो है मौर्यन एम्पायर, एक बारी फोटो देख लेना, ये है मौर्य एम्पायर, ये आप देख रहे हो। इस साउथ का हिस्सा छोड़ करके बाकी पूरा हिस्सा, बाकी पूरा का पूरा हिस्सा अफगानिस्तान तक, ये गांधार जो है वो अफगानिस्तान का पार्ट है, कोशाला, मगध, असमक, ये सारा जो है सब मिला करके मौर्य एम्पायर बनता था, जिसमें अनेकों राज्य मिल करके, ये कलिंगा जो उड़ीसा है आज का मॉडर्न डे, सब मिला करके मौर्य एम्पायर बना, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये मासाकी हो गया, ये एरागुड़ी हो गया, जोगाड़ा, धौली, ये कलिंगा, पूरा पूरा किंगडम, पाटलिपुत्र, ये सब मिलाकर के मौर्यन एम्पायर बना। तो अट्टक से लेकर के कट्टक तक मौर्य का दिन। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ एज वेल। तो तभी क्या था कि अलग अलग जगहों पे, बेस्ड ऑन द क्लाइमेट, बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड कल्चर्स, लोग अलग अलग कपड़े, वेशभूषाएं, अलग अलग खाना खाते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि एम्पायर जो है वो किंगडम से अलग कैसे है। तो जो एम्पायर्स होते थे, जो लोग राजा कह सकते हैं कि राजाओं के राजा, महाराज, वो लोग को राजाओं से ज़्यादा रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ता था, क्योंकि उनका जो साम्राज्य था वो राज्य से काफ़ी बड़ा हुआ करता था, और उसको बड़े आर्मी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता था, छोटे मोटे आर्मी से काम नहीं चलेगा। और उनको ज़्यादा ऑफिशियल्स भी चाहिए होते थे ताकि वो लोग टैक्स कलेक्ट कर सकें, है कि नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे एक ये पढ़ लेते हैं कि मौर्यन एम्पायर जो है कब एग्जिस्टेंस में आया। 322 बीसी में, 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नंद एम्पायर को कनकर करके मौर्य डायनेस्टी का स्थापना करते हैं, ठीक है। कौन थे लास्ट वाले? महापद्मानंद, उनका था नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसकी भी बहुत कमाल गाथा है, 2 बार चंद्रगुप्त मौर्य हारे थे जब उन्होंने नंद डायनेस्टी के अगेंस्ट वॉर वेज किया था। तीसरी बार जाकर के फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य वहां के राजा बने। 317 से 316 के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ वेस्ट का आधा से ज्यादा हिस्सा कब्जाया। 305 से 303 के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकिड एम्पायर को भी हथियाया, जो कि सेल्यूकस का था। 298 से 269 बीसी में बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त के बेटे थे, उसने दक्कन और साउथ इंडिया में सफलता पाई। उसके बाद 269 से 232 बीसी में मौर्यन एम्पायर जो है वो अपने ऊंचाइयों को छुआ जब अशोक बने वहां के राजा। अशोक ने कई कई विजय गाथा रचाई है, उसने कई सारे स्टेट्स को जीता है, कई सारे किंगडम को जीता है, जिसमें से एक है कलिंग। कलिंग वार के बाद वो कुछ ज़्यादा ही दुखी हो गए थे, क्योंकि उनके हाथों बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। तब उन्होंने सोचा कि वो आज के बाद कभी युद्ध नहीं करेंगे, और उसके बाद उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। 250 बीसी में अशोक ने बुद्धिस्ट स्तूपास और बहुत सारे पिलर्स बनाए, जिसमें बहुत सारे लेख लिखे हुए थे। और 184 बीसी में फाइनली मौर्यन एम्पायर ढह जाता है, क्योंकि उनके लास्ट एम्पायर बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी जाती है बाय पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, जो कि मौर्यन जनरल थे, ठीक है। उसने धोखा दिया और फिर बाद में उसने शुंगा एम्पायर का स्टार्टिंग किया। रूलिंग द एम्पायर, एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली। क्योंकि साम्राज्य काफी बड़ा था तो अलग अलग राज्य को अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था। जैसे आज के रिसेंट डे भारत में हमारा 28 स्टेट है, पर हर स्टेट जो है वो अलग अलग तरीके से रन किया जाता है, ठीक है। एम्पायर इज लाइक हमारा इंडियन एम्पायर, इंडिया इज एन एम्पायर, इतना बड़ा ये कंट्री है जिसमें ढेर सारा स्टेट्स है, राज्य है, जो उसको छोटा छोटा किंगडम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसा ही कुछ डिफरेंस होता है राज्य और साम्राज्य के बीच में। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। क्योंकि मौर्यन एम्पायर जो है वो उनका गढ़ स्थल यही था पाटलिपुत्र, तो वो जो है डायरेक्टली उसको कंट्रोल करते थे। और जो ऑफिशियल अपॉइंट किए जाते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि फार्मर्स हो गए या हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स हो गए, इन सब से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। क्योंकि उतना बड़ा, हमको उतना बड़ा स्टेट को रन करना है, तो दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, इसलिए टैक्स इकट्ठा करना इंपॉर्टेंट है।
ऑफिशियल्स जो है वो लोग अगर राजा के बातों को नहीं मानते थे लोग, तो ऑफिशियल्स जो है वो लोग डायरेक्टली पनिश भी करते थे उन लोगों को। बहुत सारे ऑफिशियल्स को सैलरी मिलती थी, और जो सूचक होते थे, मैसेंजर्स होते थे, वो लोग इधर उधर जानबूझ के जाते रहते थे, स्पाइस रखा करते थे वो लोग, ताकि अलग अलग राज्य के ऑफिशियल्स को चेक किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये धोखाधड़ी तो नहीं करेगा। एंड ऑफ कोर्स द एम्पायर सर्वाइव्ड देम, सुपरवाइज देम ऑल। ठीक है, तो एम्पायर को, जो राजा होते थे, उनको आकर के सारे ऑफिशियल्स बताते थे, हर जगह का रिपोर्ट देते थे कि यहाँ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। गुप्तचर होते थे जो आकर के राजा को हेल्प करते थे उनका साम्राज्य चलाने में। ठीक है, ये सब जो है जैसे सब रूल किया जाता था एक ही एम्पायर के अंडर में। There were other areas or provinces. Each of these was ruled by the provincial capital such as Takshila or Ujjain. Although there were some amount of control from Patliputra, and royal princes were often sent as governors, local customs and rules were probably followed. जैसे ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे क्या हुआ था कि कई सारा इंडिपेंडेंट किंगडम चल रहा था उस टाइम पे भी राजेशाही था। ठीक है, अलग अलग जगहों पे, पर वो मेजरली कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। वहाँ राजा थे, पर ब्रिटिश एम्पायर का भी इन्फ्लुएंस और पावर था। जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन जो है वो पाटलिपुत्र से काफ़ी दूर था, राजा उस पर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए वहाँ पे एक छोटा राजा बना करके रखा जाता था, एक प्रोविंशियल कैपिटल बना करके रखा जाता था, और कई बारी रानी को वहाँ पे भेजा जाता था एज एन गवर्नर, ताकि वो वहाँ के लोकल रिचुअल्स और कस्टम्स को समझ पाए, उनके रूल्स को समझ पाए, और वो फिर राजा को आकर के रिपोर्ट करके कि क्या इशू हो सकता है और क्या करना चाहिए। ठीक है, मौर्य जो है जो भी मौर्यन एम्पायर के रूलर्स थे, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार हो, या फिर अशोक हो, ये सब कोशिश करते थे कि जितना भी नदी हो गया या रोड हो गया, ये सब को वो लोग कंट्रोल कर सके, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर सके, रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सके। जैसे अर्थशास्त्र बताता है कि नॉर्थ वेस्ट जो है वो ब्लैंकेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, साउथ इंडिया गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस रिसोर्सेज वेर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। तो ऐसा माना जाता है कि ये सारे जितने भी पदार्थ थे, खनिज पदार्थ थे या फिर रिसोर्सेज थे, वो सब एज ए ट्रिब्यूट लिया जाता था। ट्रिब्यूट कहने का मतलब है कि ये टैक्स की तरह नहीं होता है कि देना ही पड़ता है, वो रेगुलर बेसिस पे भी नहीं किया जाता है। ट्रिब्यूट इज लाइक अ गिफ्ट। ठीक है, थ्रू डिफरेंट मेथड्स वी प्रोवाइड ट्रिब्यूट टू ऑल दोज पीपल। जैसे मौर्यन एम्पायर का काम अगर अच्छा लग रहा है लोगों को, तो दे विल प्रोवाइड समथिंग टू द एम्पायर। ठीक है ना, ठीक है, कई बारी इच्छा से, कई बारी नहीं इच्छा से भी। उधर पे फॉरेस्टेड रीजन्स भी थे जहाँ पे लोग रहते थे, और वहाँ पे मोर और लेस लोग जो है बहुत ही इंडिपेंडेंट भी थे। ठीक है, पर उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि मॉरियन ऑफिशियल्स को वैक्स, हनी, टिम्बर या एलिफेंट्स प्रोवाइड किया जाए जब भी उनको ज़रूरत हो। ठीक है, तो सेलिकस नाम का वहाँ पे राजा था, ग्रीक रूलर था, जो कि अफगानिस्तान के साइड में था उनका रूल। तो उस टाइम पे क्या था कि चंद्रगुप्त के राज्य को देखने आया था मेगास्थनीस। मेगास्थनीस कौन था? वो एक ठो घूमने वाला घुमक्कड़ आदमी जो कि लिखता था लोगों के बारे में, जगहों के बारे में। तो वो वहाँ पे आकर के देखता है कि किस प्रकार का राज्य है ये। तो वहाँ पे जब वो जाता है तो वहाँ देखता है कि कुछ ओकेजन चल रहा होता है जहाँ पे राजा जो है वो एक सोने की पालकी में बैठ करके जा रहे हैं। ठीक है, सोने के पालके के आसपास हाथी है जिनको सोने और चांदी से डेकोरेट किया गया है। कुछ गार्ड्स है जो अपने साथ साथ पेड़ लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, और एक ट्रेन पैरट्स का फ्लॉक, माने कि पैरट्स जो बर्ड्स है वो उस पालकी के चारों ओर घूम रहे हैं। वो उनको ट्रेन किया गया है। ठीक है, राजा की खुशी के लिए। ये राजा है, राजा के आसपास ऐसे पक्षी जो है वो उड़ रहा है। जनरली जो राजा है उनको आर्म्ड महिलाओं के साथ सराउंड किया जाता है, मतलब कि राजा के आसपास आर्म्ड महिलाएं होती हैं जिसके पास तलवार वगैरह है। और ये सुनिश्चित किया जाता है कि राजा कभी भी ऐसा खाना ना खाएं जो बाहर से आया हुआ है। राजा के खाने से पहले वो जो आर्म्ड महिलाएं होती थी वो लोग चेक करके देखती थी। ठीक है, और वो राजा कभी भी एक बेडरूम में नहीं सोता था, वो हर 2 रात के बाद बेडरूम बदलते रहता था। एंड अबाउट पाटलिपुत्र ही रोट,
पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने लिखा, मेगास्थनीज ने ये लिखा कि वो बहुत ही बड़ा और खूबसूरत शहर था, जिसमें बहुत बड़े-बड़े दीवार थे, जहाँ 570 टावर, 64 गो गेट था, एंड द हाउसेस वेर 2 और 3 स्टोरीज। तो 2 तल्ला या 3 तल्ला वहाँ पे घर था, जो कि वुड या मड ब्रिक का बना हुआ था। किंग का जो पैलेस था वो भी वुड का बना हुआ था, और बहुत सारे स्टोन कार्विंग्स लगे हुए थे उसमें। आपको क्या लगता है कि वहाँ स्पेशल सर्वेंट्स क्यों रखे गए थे फूड को खाने के लिए? बस इसीलिए क्योंकि बहुत लोग जो है वो राजा को मारने के पीछे पड़े रहते थे, इसलिए ये ज़रूरी है कि उसकी सुरक्षा में बहुत मेहनत की जाए। जैसे अभी नॉर्थ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है किम जोंग उन, वो गए थे रसिया के पुतिन से मिलने के लिए, तो पुतिन ने उसे शैंपेन दिया पीने को, तो वो सोचने लगा खड़ा होकर के कहीं उसमें कुछ जहर वगैरह तो नहीं मिला हुआ, क्योंकि अगर वैसा हो गया, किम जोंग उन मर गया, तो फिर क्या होगा नॉर्थ कोरिया का? नॉर्थ कोरिया तो आज़ाद हो जाएगा। अशोक का एक यूनिक रूलर थे, सबसे फेमस मौर्यन रूलर थे अशोक। वो he was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions। वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने जितने भी मैसेजेस थे, जितने भी सोच थे उनका, वो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू दिखाना चाहते थे। इंस्क्रिप्शंस कहने का क्या मतलब है? इंस्क्रिप्शंस वो है जो पत्थर के ऊपर कार्व करके बनाया जाता है ना, जो मैसेजेस लिखे होते हैं, वो सब इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। एंड मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन वेर इन प्राकृत। अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था वो प्राकृत लैंग्वेज में था और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। अशोका जो है एक बारी शायद अराउंड अराउंड 322 बीसी के अराउंड, ऐसा ही कुछ था डेट। तो अशोका जो कलिंगा का वॉर लड़ने जाते हैं, आज का जो रिसेंट ओडिशा है, जब वो वॉर लड़ने जाते हैं तो वो एकदम रक्तपात कर देते हैं। उसमें कई लाखों लोग मारे जाते हैं, कई लाखों लोग इंजर्ड होते हैं, कई लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, और वो जीत जाते हैं हालांकि। पर वो एक ऐसे राजा होते हैं, एक ऐसे राजा होते हैं इतिहास के, जिन्होंने जीतने के बाद वॉर करना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत हताश हो चुके थे उस लड़ाई से। वो देख करके इतना परेशान हो गए थे उस लड़ाई को कि वो वापस कभी नहीं देखना चाहते थे उस मंजर को। अशोका का एक इंस्क्रिप्शन कलिंगा वॉर के बारे में दर्शाता है। उन्होंने इंस्क्रिप्शन में दर्शाया है कि कलिंगा वॉर में एग्जैक्टली क्या हुआ। उनके राजे बनने के 8 साल के बाद उन्होंने कलिंगा में वॉर छेड़ा। करीबन 1.5 लाख लोग को कैप्चर किया गया, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, और इसके वजह से अशोक जो है वो दुख में ग्रसित हो गए। उन्हें बहुत दुख लगने लगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंडिपेंडेंट लैंड कनकर किया जाता है, जब भी कोई इंडिपेंडेंट लैंड को कनकर किया जाता है, तो लाखों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग घायल होते हैं, लाखों लोग प्रिजनर बनते हैं। उसमें ब्राह्मण और मॉन्क भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने परिवार से, अपने दोस्तों के साथ दयालु हैं, वो भी मारे जाते हैं। वो स्लेव्स, वो गुलाम, वो सर्वेंट्स, सारे मारे जाते हैं। जो प्यार करने वाले हैं एक दूसरे से, वो भी मारे जाते हैं। इसीलिए अशोक जो है वो दुखी है, और उन्होंने सोचा है कि वो अब धर्मा को फॉलो करेंगे। धर्मा इज धर्म, धर्म इन बुद्धिस्ट, ठीक है। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर, उनको लगता है, अब अशोक को अब ये लगता है कि लोगों को जीतना, अब धर्म से जीतना इज ज़्यादा अच्छा है, ना कि बल से। तो ये मैसेज वो अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए लिख रहे हैं, उनके बेटों के लिए, उनके बेटों के बेटों के लिए, ताकि वो लोग कभी भी वॉर के बारे में नहीं सोचे। रादर वो लोग सोचे कि धर्म को कैसे फैलाना है अलग अलग जगहों पे। हालांकि उनका कोई बेटा ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, बृहद्रथ रहता है, लेकिन बृहद्रथ भी बहुत जल्दी मृत्यु को प्यारा हो जाता है। बृहद्रथ। अशोक का धर्म क्या था? अशोक का धर्म ये नहीं था कि हमेशा भगवान की पूजन करो और हमेशा बलिदान दो, ऐसा कुछ नहीं था। वो बस चाहते थे कि जैसे एक बाप अपने बच्चे को समझाता है, तो उनकी भी यही ड्यूटी है कि वो बुद्ध के दिए हुए टीचिंग्स को, बुद्ध के दिए हुए ज्ञान को इंस्पायर करे पूरी दुनिया को। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो उनको ट्रबल करते थे, जैसे कि जो उनका साम्राज्य था वहाँ पे लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे, चाहे वो मुस्लिम रिलीजन हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, या हिंदुइज्म हो गया। तो उनके लिए कई बारी कन्फ्लिक्ट का बात हो जाता था, अलगाववाद का बात हो जाता था, ठीक है। एनिमल्स वेर सेक्रीफाइस्ड, slave and servants were ill treated, beside there were quarrels in families and among
नेबर्स, तो वो इस सब चीज़ को ठीक करना चाहते थे। उनको लगता था कि ये उनका ज़िम्मेदारी है कि वो बलिदान को रोके। वो स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ जैसा ट्रीटमेंट हुआ करता है, वो सबको रोके। तो उन्होंने धामा महामत करके ऑफिशियल को हायर करना चालू किया। अपॉइंट करने के बाद उन्होंने उनको अलग-अलग जगहों पे भेजा बुद्ध के ज्ञान का प्रसार करने के लिए। ये है रामपुरवा बुल, जो कि मौर्यन पिलर रामपुरवा में पाया जाता है। एक स्टोन कार्विंग है, स्टोन को तोड़ करके ये बनाया गया है। ये अभी फिलहाल जो है राष्ट्रपति भवन में है। ठीक है। Besides, Ashoka got his messages inscribed on rocks and pillars. अशोका जो है वो अपने ज्ञान को, अपने समाचार को रॉक्स और पिलर्स में गुदवाता था, और उसके जो ऑफिशियल्स थे वो सब उस मैसेज को, उस ज्ञान को, उस समाचार को अलग अलग लोगों तक सुनाते थे पढ़ करके, जो लोग नहीं पढ़ पाते थे या जिनको भाषा का ज्ञान नहीं था। अशोक also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands. अशोका ने धामा के आइडियाज़ को अलग अलग देशों तक भी पहुंचाया, जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, और उनका बेटा महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा। इसलिए आज श्रीलंका में बुद्धिज़्म बहुत ही वेल प्रीज्ड है। उन्होंने रोड बनवाई, वेल्स खुदवाएं और अलग अलग घर भी बनाए। साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स, इंसान और जानवरों के ट्रीटमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं करी। अशोका का मैसेज है एक, people perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey. These rituals are not useful. लोग जो है अलग अलग टाइप के रिचुअल्स फॉलो करते हैं जब वो बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों की शादी होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं, या फिर जब वो कोई नई जर्नी की ओर बढ़ते हैं। तो लेकिन ये रिचुअल्स कोई ज़रूरी काम नहीं है। इससे अच्छा है कि आप ऐसे प्रैक्टिसेस करें जो कि आपको कुछ फल भी दे। ये क्या प्रैक्टिसेस हो सकते हैं? ये सब प्रैक्टिसेस है, जैसे अगर आप अच्छे हो गुलामों के साथ, सर्वेंट्स के साथ, अपने बड़ों का सम्मान कर रहे हो, सारे क्रिएचर्स को लव और कंपैशन के साथ प्यार कर रहे हो, ब्राह्मण्स को, मॉन्क्स को गिफ्ट्स दे रहे हो। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन एंड क्रिटिसाइज अदर। ये गलत बात है कि आप अपने ही धर्म का समाचार, अपने धर्म को बढ़ोतरी कर रहे हैं, अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं और दूसरे के धर्म के बारे में बुरा कह रहे हैं। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलेशन। सबको जो है एक दूसरे के धर्म के बारे में अच्छी बातें कहनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। अगर कोई अपने धर्म का इज्जत कर रहा है दूसरे का क्रिटिसाइज करके, तो वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो अपने धर्म के साथ ही आघात पहुंचा रहा है। Therefore, one should try to understand the main ideas of another religion and accept and respect it. तो सबको जो है एक दूसरे के धर्म को समझना इम्पोर्टेंट है और उनको इज्जत देना उतना इम्पोर्टेंट है। ये जो है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, जहाँ पे अ ऐसे लिखा जाता है। ये देवनागरी जिसमें हम लोग लिखते हैं अ, हिंदी भाषा। You live in Kalinga and your parents have suffered in the war. Messengers from Ashoka have just arrived with the new ideas about Dhamma. Describe the dialogue between them and your parents. ये तो काम आपको ही करना है। Make a list of the occupations of people who lived within the Mauryan Empire. बहुत सारा है, जैसे कि आर्टिशंस, क्राफ्टमैन, मर्चेंट्स, ये सब है, और भी होगा। Officials collected tax from the area under the direct control of the ruler. Royal princes often went to the provinces as Takshila या फिर उज्जैन. The Mauryan rulers tried to control Das and Das which were important for transport. ट्रांसपोर्ट के लिए उज्जैन इंपॉर्टेंट था. Tried to control road and rivers. People in forested regions provided the Mauryan officials with what? With honey, with elephants. और भी जो मन करे लिख देना, बहुत कुछ है कहने को. उज्जैन वाज द गेटवे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ साउथ का गेटवे है उज्जैन, क्योंकि उज्जैन जो है एमपी में पड़ता है, नॉर्थ से साउथ जाने का रास्ते में पड़ता है कि नहीं. चंद्रगुप्त आइडियाज वेर रिटन इन द अर्थशास्त्र. नहीं, वो कौटिल्य का आइडियाज था. कलिंगा वॉज द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल. गलत, उड़ीसा का नाम था. मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. सही है. बाकी लेट्स डिस्कस में आप डिस्कस कर लेना.
चैप्टर समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, पर ये खूबसूरत बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे नंदा डायनेस्टी के खिलाफ लड़ाई करी है, कैसे उन्होंने साम्राज्य जीता, कैसे कौटिल्य की कौटिल्य नीति ने बहुत सारा काम करा है। उसके बारे में पढ़ना बहुत खूबसूरत है, उसके ऊपर किताब भी है, आप पढ़ना कभी। बिंदुसार का जो योगदान है, या फिर अशोक का जो योगदान है, इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस है जो मैं बाद में बताऊंगा अगर आप पूछोगे कमेंट में तो। बाकी तो ठीक है, चैप्टर 8 के साथ जल्दी मिलूंगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय, सी यू।